बीए थर्ड ईयर के सभी विद्यार्थियों और मित्रों का एक बार फिर से पीएचपी यूट्यूब की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। विद्यार्थियों, लॉकडाउन की स्थिति वापस लगी है। वापस से ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से आपका जो बचा हुआ सिलेबस है, अभी तक हमने लगभग 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं और तीसरा यूनिट हमने प्रारंभ कर दिया था। इंडियन ज्योग्राफी फर्स्ट पेपर जो आपका है, और राजस्थान ज्योग्राफी में हम पहले यूनिट की चौथा जो आपका टॉपिक है, राजस्थान जलवायु ऋतुओं के आधार पर मानसून का प्रवाह, उसके साथ में मानसून कालीन दशाएं और राजस्थान में असमान वितरण वर्षा का, इन बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी। अब इन बिंदुओं को हम जो है वह अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग समझने का, और मैं आपको इस क्लास के दौरान जो है वो इसको बताने का प्रयास करूंगा। तो समझिएगा, आज बात करते हैं हम हमारा जो बीए थर्ड ईयर सेकेंड पेपर है हमारा राजस्थान ज्योग्राफी। उसका यूनिट नंबर फर्स्ट और डी टॉपिक जो कि है राजस्थान जलवायु ऋतुएं मानसून प्रवाह, जलवायु प्रदेश और वर्षा का असमान वितरण। ये पूरा एक बड़ा सा टॉपिक है जिसके महत्वपूर्ण प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और हमारे थ्योरी के हिसाब से भी पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी तीनों में इस प्रश्न के आने की पूरी संभावना बनी रहती है। तो इस टॉपिक को हम जो है वो क्रमशः स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की जलवायु। राजस्थान और जलवायु को जो स्थिति बनती है, वो मौसमी जो परिस्थितियां रहती हैं तीनों ही ऋतुओं में, उन ऋतुओं के आधार पर 35 वर्षों का उस स्थान पर अध्ययन किया जाता है, और अध्ययन करने के बाद में वनस्पति तापमान वर्षा के आधार पर उस स्थान की जलवायु का निर्धारण किया जाता है। तो कौन कौन सी ऐसी घटनाएं ऋतु के अनुसार बदलती रहती है उस परिवेश में, उस प्रदेश में, जिसके आधार पर जलवायु का निर्धारण किया जाता है। तो सबसे पहले हमको ऋतुओं का जो क्रम है उसको समझना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ऋतुओं से संबंधित ऋतुओं का विभाजन करके हम एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। भूगोल के आधार पर ऋतुओं को मुख्य रूप से 3 भागों में ही देखेंगे। सबसे पहले हो गया आपका ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद में ग्रीष्म ऋतु के बाद में आने वाली जो ऋतु है वो है वर्षा ऋतु, और वर्षा ऋतु के बाद में जो ऋतु आती है वो है शीत ऋतु। अब हम बात करेंगे कि ग्रीष्म ऋतु का समय जो है राजस्थान प्रदेश में कब से कब तक रहता है। तो ये समय है इसका 15 मार्च से लगा करके 15 जून। ये समय जो है वो पूरे प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु का जो है वह भाग होता है। उसके बाद में 15 जून प्रदेश में मानसून दस्तक देता है, जो कि लगभग 15 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश को वापस छोड़ देता है। यानी मानसून जो है वो प्रत्यावर्तन की स्थिति बन जाती है, मानसून प्रदेश से बाहर निकल जाता है 15 अक्टूबर तक। और उसके बाद में 15 अक्टूबर से अगर हम बात करें शीत ऋतु का आगमन जो है वो प्रदेश में होता है, जो कि लगभग 15 मार्च के आसपास के समय तक
प्रदेश में बना रहता है। अब हम बात करेंगे कि प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु जो होती है तो उस समय क्या परिस्थितियां बनती है। ग्रीष्म ऋतु में मौसमी दशाएं क्या बनती हैं, तो ग्रीष्म ऋतु में प्रमुख रूप से आंधियां चलती हैं। आंधियों का जो अगर हम क्षेत्र देखेंगे तो भिन्न भिन्न राज्यों, भिन्न भिन्न जिलों और भिन्न भिन्न संभागों में जो है वो आंधियों की संख्या या आंधियों की जो परिस्थिति है वो अलग अलग प्रकार से बनती है। वो मैं इस वर्गीकरण के बाद में आपको मानचित्र के आधार पर समझाने का प्रयास करूंगा कि पश्चिमी राजस्थान में जो है वो धूल भरी आंधियां सर्वाधिक चलती हैं, जबकि पश्चिम से पूर्व की ओर जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं आगे की ओर तो आंधियों की संख्या जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो उसके बहुत सारे कारण हैं। कारण अगर हम देखें तो पूरा फ्लैट मरुस्थलीय भाग है, रेतीला भाग है, सूखा भाग है, वनस्पति नहीं है और वर्षा का वितरण यहाँ पर नहीं पाया जाता है, बहुत ही कम पाया जाता है। इस कारण से इस भाग पर जो है वो धूल भरी आंधियां चलती है। उसके साथ में ग्रीष्म ऋतु में अगर हम देखें तो इसी प्रदेश में जो है वो लू चलती है, 50 डिग्री से ऊपर का तापमान चला जाता है और जब 50 डिग्री से ऊपर का तापमान चला जाता है तो उस समय उच्च तापमान की दशाएं जो है वो पाई जाती हैं। और जब किसी प्रदेश में उच्च तापमान पाया जाता है तो वहां पर वायुदाब कैसा होगा, तो न्यून वायुदाब यहाँ पर पाया जाता है। क्योंकि मैंने आपको क्लास के दौरान भी बताया था कि किसी भी क्षेत्र में जब तापमान उच्च होगा तो वायुदाब न्यून होगा और अगर तापमान न्यून होगा तो वायुदाब उच्च पाया जाएगा और इसी कारण से जो है आपके मानसून प्रवाह की जो स्थिति है वो बनती है। तो ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान प्रदेश के पश्चिमी भाग में, विशेष तौर पर पश्चिमी भाग में जो है वो न्यून वायुदाब और उच्च तापमान के कारण यहाँ पर ये पूरा क्षेत्र जो है वो दक्षिण में हिंद महासागर से मानसून को वहां से अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है। क्योंकि हवाओं की हमेशा प्रकृति होती है कि वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। तो दक्षिण में हिंद महासागर का जो क्षेत्र है वहां पर उच्च दाब की दशाएं पाई जाती हैं, जबकि आपका पश्चिमी जो भाग है पूरा भारत का, उस पश्चिमी भारत के भाग में न्यून वायुदाब की स्थिति पाई जाती है और इस कारण से हिंद महासागर यानी उच्च दाब से पश्चिमी भारत जो कि न्यून दाब क्षेत्र होता है वहां की ओर जो है वो पवने निरंतर जो है वो आगे प्रवाह करती है और वो मानसून की दशाएं जो है वो आगे भारत की ओर प्रवाह करेंगी। उसके बाद में हम बात करते हैं वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु में क्या दशाएं होती हैं, तो वर्षा ऋतु में जो दशाएं होती है वो उस पर चर्चा कर लेते हैं हम। यहाँ पर वर्षा ऋतु में सबसे पहले मानसून प्रदेश में दस्तक दे देता है 15 जून के आसपास। और मानसून जो दस्तक देता है तो वो दो शाखाओं में बढ़ करके प्रदेश में प्रवेश करता है। एक तो है अरब सागरीय मानसून, अरब सागरीय, और दूसरा है आपका बंगाल की खाड़ी का मानसून। अगर हम बात करें तो अरब सागर का जो मानसून है वो राजस्थान में सबसे पहले प्रवेश करता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, प्रवेश सबसे पहले करता है। बंगाल की खाड़ी का मानसून जो है वो बाद में आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं राजस्थान प्रदेश में अरावली जो पर्वत श्रेणी है वह अरब सागरीय मानसून के समानांतर पाई जाती है। यानी अरब सागर का मानसून राजस्थान में जैसे ही प्रवेश करता है तो उसको रोकने वाला राजस्थान प्रदेश में ऐसा कोई भी उत्तर प्रदेश नहीं है जिस कारण से अरब सागर का मानसून राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा करे। तो राजस्थान में सबसे पहले प्रवेश होने वाला जो आपका मानसून है वो मानसून है अरब सागर का मानसून, जबकि बंगाल की खाड़ी का मानसून जो है वो प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा करता है, जबकि बाद में आता है। तो दोनों के कारण मैं आपको समझा रहा हूँ। अरब सागर का मानसून जब राजस्थान में प्रवेश करता है तो प्रवेश करने के साथ में मैं आपको बता दूं, जैसे एक छोटा सा हल्का सा मानचित्र बना करके, ये जैसे राजस्थान का ये दक्षिणी भाग है, समझिएगा ये दक्षिणी भाग है। अरब सागर का मानसून जो है वो इस तरीके से राजस्थान में दस्तक देता है। अब यहां पर ये अरावली श्रेणी है। अरावली श्रेणी जो है वो अरब सागर के मानसून के समानांतर पाई जाती है। उसकी स्थिति जो अवस्थिति जो है वो इस प्रकार से, तो ये सिरोही का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में ये वर्षा करता है। आपका जो राजस्थान का दक्षिणी जो भाग है बांसवाड़ा, इस भाग में वर्षा करता है और झालावाड़ में वर्षा करता हुआ यह जो मानसून है वो आगे की ओर अरावली के समानांतर जो है वो प्रदेश से बाहर की ओर निकल जाता है। यानी कि यह प्रदेश में इतनी अच्छी मात्रा में वर्षा कर पाता नहीं अरब सागर का। जबकि बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है वो इस तरीके से राजस्थान में प्रवेश करता है और राजस्थान में जब ये प्रवेश करता है तो उसको रोकने वाला अरावली पर्वतमाला है जो कि बंगाल के खाड़ी के मानसून को यहाँ पर आकर के रोकती है।
यहाँ पर जब रोकती है तो इस पूरे संपूर्ण यानी अरावली की पूर्व की ओर का जो संपूर्ण राजस्थान प्रदेश है, इस भाग में ये पर्याप्त मात्रा में वर्षा करता है। तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा करने वाला कौन सी शाखा होगी? तो बंगाल की खाड़ी की। और राजस्थान में प्रवेश करने वाली मानसून की कौन सी शाखा होगी? तो वो होगी अरब सागर की शाखा। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं, एक बार इसको मैं साफ करूं। दूसरा है मानसून की दिशा और अवधि। मानसून की दिशा और उसकी अवधि ये भी तय की जाती है उच्च दाब और न्यूनतम के आधार पर। और अंतिम है आपका वर्षा का वितरण, यानी पूरे प्रदेश में जो अरब सागर का मानसून और बंगाल की खाड़ी का मानसून होता है, तो वो पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में, उत्तरी भाग में या दक्षिणी भाग में या किन किन जिलों में या किन किन संभागों में सर्वाधिक वर्षा करता है, और कौन से भाग ऐसे हैं जहां पर ये मानसून जाता हुआ जो है वो बहुत कम वर्षा करता है, या वर्षा का वितरण कितनी मात्रा में कौन से संभाग या जिलों में होता है। तो इसके आधार पर हम ये तय करते हैं कि राजस्थान प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है, और सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कौन सा है, और न्यूनतम वर्षा वाला संभाग कौन सा। ये आंकड़े जो है वो वर्षा के वितरण के आधार पर तय किए जाते हैं। तो अगला बिंदु बनता है इसका वर्षा का वितरण। उसके साथ में हम बात करते हैं शीत ऋतु में। तो शीत ऋतु में इसके आगमन के साथ ही धूप अच्छी लगने लगती है, जिसको हम गुलाबी सर्दी कहते हैं। उसके बाद में पश्चिमी विक्षोभ से उत्तरी भारत और उत्तरी राजस्थान में मावठ की प्रक्रिया होती है शीतकाल में, जिस कारण से पूरे उत्तरी भारत और उत्तरी राजस्थान में रबी की फसल यानी गेहूं के लिए सर्वाधिक लाभदायक होती है ये मावठ। और उसके बाद में तापमान बहुत कम हो जाने के बाद में पूरे राजस्थान प्रदेश में शीतलहर की स्थिति बनती है। शीतलहर चलती है, कड़ाके की सर्दी जो है वो ये स्थितियां बनती है। तो इस प्रकार से ये पूरी जो सारणी है वह राजस्थान प्रदेश में जो जलवायु को निर्धारण करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं, उसमें ऋतु चक्र के आधार पर हमने इसका वर्गीकरण किया कि ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में और शीत ऋतु में कब से लेकर के कौन से समय तक कौन कौन सी दशाएं जो है वो किस किस ऋतु में उपस्थित होती हैं, जिस कारण से जलवायु का निर्धारण करने में जो है वो आसानी होती है। अब हम बात करेंगे कि जो ग्रीष्म ऋतु में आंधियां चलती है, वो आंधियों की स्थिति जो है वो अगर हम प्रदेश के अनुसार बात करें तो वो, आइए इस पर चर्चा करते हैं हम। ये जैसे आपकी अरावली श्रेणी है, ये हम बात करते हैं, ये अरावली श्रेणी हो गई। ये अरावली श्रेणी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, गंगानगर जिला है ये, मैं मार्क कर रहा हूं यहाँ पर, ये गंगानगर जिला। और अगर हम गंगानगर की बात करें तो यहाँ लगभग 27 दिनों तक जो है वह आपकी धूल भरी आंधियां चलती है। जबकि हम अगर बात करें बीकानेर की, तो बीकानेर में लगभग 18 दिनों तक जो है वो आपकी आंधियां चलती है। जबकि यहाँ पर फलौदी स्थान है, वहां पर ग्रीष्म ऋतु में अगर हम देखें तो यहाँ का टेम्परेचर जो है वो 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, ठीक है। और इसी भाग पर जो आपकी धूल भरी आंधियां चलती हैं पश्चिमी मरुस्थल में, उसको कहा जाता है बबूल्या। याद रखिएगा, ये प्रश्न कंपटीशन में पूछा गया है, बबूल्या कहा जाता है और इनको बबूल्या आंधियां भी कहा जाता है। अगर हम बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर में लगभग 14 दिनों तक आपकी धूल भरी आंधियां चलती हैं। जबकि जैसलमेर में हम अगर बात करें तो जैसलमेर में भी लगभग 14 दिनों तक ये आंधियां चलती हैं। फिर हम बात करते हैं बाड़मेर की, तो बाड़मेर में लगभग आपके 12 दिनों तक धूल भरी आंधियां चलती हैं। अगर हम बात करें अजमेर की,
तो अजमेर में जो है वो आपके 5 दिनों तक धूल भरी आंधियां चलती हैं। चूरू जो जिला है आपका, उसमें 50 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो पहुंच जाता है ग्रीष्म ऋतु में, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अफवाह की नदियां जो है वो नहीं पाई जाती, इसकी सीमा पर आकर के समाप्त हो जाती हैं। और चूरू में भी जो नदियां हैं वो आपके भूमिगत आंतरिक प्रवाह की नदियां यहाँ पर पाई जाती हैं। इस कारण से इस भाग में जो है वो ये स्थितियां बनती हैं। अगर हम बात करें झालावाड़ की, तो मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी भाग में ये पूरा जोन जो है आपका, ये पश्चिमी मरुस्थल की जो दशाएं हैं, यहाँ पर धूल भरी आंधियां सर्वाधिक चलती है। उसका कारण मैंने आपको पहले बताया। झालावाड़ में आकर के अगर हम बात करें, तो झालावाड़ में मात्र 3 दिन यानी बहुत कम, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर आते आते आंधियों की जो स्थिति वो धीरे धीरे कम हो जाती है। इसको इस तरीके से मेंशन करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया आपका फलोदी, और पश्चिम से जैसे जैसे पूर्व की ओर आते हैं, पश्चिम से, तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर ब्लॉक बना करके लिख देता हूं, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर क्या होता है, तो आंधियों की संख्या दिनों में, आंधियों की संख्या जो है कम होती जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये स्थिति बनती है। अब हम जानते हैं, चूंकि राजस्थान के दक्षिण में 2 जिलों से, कौन कौन से 2 जिले, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये 2 जिले ऐसे हैं जहां से आपके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि कर्क रेखा गुजरती है। अब मैंने आपको बताया था भारत का, जब हम जलवायु पढ़ रहे थे उस समय, कि जैसे ही कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, तो ऐसी स्थिति में उस भाग पर, उस भूप्रदेश पर जो है वो लंबवत चमकने के कारण ITCZ जो क्षेत्र है वो उस रेखा पर, उस अक्षांशीय रेखा पर, चाहे अगर वो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा हो, या दक्षिणी गोलार्ध में आपके 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा हो, तो सूर्य जब भी उस व्रत पर सीधा चमकता है तो ग्रीष्म ऋतु की स्थिति वहां पर बनती है। और ग्रीष्म ऋतु की स्थिति जैसे ही वहां पर बनेगी तो क्या होगा, तो यहां पर होगा मार्च के बाद जैसे स्थिति में परिवर्तन आता है, और क्या स्थितियां बनती हैं, तो 2 प्रकार की स्थितियां बनती हैं। जैसे तापमान बढ़ता है, तापमान जो है वो बढ़ना प्रारंभ, और तापमान जैसे ही बढ़ता है तो वायुदाब क्या हो जाता है, घटता है, वायुदाब घटने लग जाता है। ये स्थितियां जो है वो आपकी उस समय प्रदेश में बननी प्रारंभ हो जाती है। तो ये जलवायु से संबंधित, ऋतुओं से संबंधित, और ग्रीष्म ऋतु में तापमान को लेकर के, तो तापमान का बढ़ना, वायुदाब का घटना, आंधियों का चलना और लू, ये सारी स्थितियां जो है वो ग्रीष्म ऋतु के आधार पर हमने पढ़ ली। अब हम बात करते हैं वापस से कि ग्रीष्म ऋतु में जो जो आपकी स्थितियां बनेगी वो और क्या होंगी, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। ग्रीष्म ऋतु, ये आपके नोट्स हो जाएंगे। ग्रीष्म ऋतु में मार्च के बाद क्या होगा, जब सूर्य कर्क रेखा का मतलब होगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये याद रखिएगा। तो मार्च के बाद जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकने लगता है, सीधा चमकने लगता है, तो क्या स्थिति बनती है, तो राज्य में तापमान, मार्च के बाद ये स्थिति बनती है,
तापमान बढ़ता है एवं वायुदाब घटता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण स्थिति है कि मार्च के बाद जो है वो तापमान बढ़ेगा और वायुदाब घटेगा। फिर दूसरी स्थिति क्या बनेगी, जब तापमान बढ़ जाएगा प्रदेश में तो मरुस्थलीय भाग का प्रतिशत लगभग 61% भाग पर पूरे राजस्थान में मरुस्थल व्याप्त है। इस कारण से होगा क्या कि लू की स्थिति बनेगी। और लू की स्थिति कैसे बनेगी, तो पछुआ पवनों का विशिष्ट एवं गर्म शुष्क रूप है लू, जो कौन कौन से महीनों में, तो अप्रैल और मई में चलकर तापमान को और तीव्रता देता है, तापमान को तीव्र गति से बढ़ा देता है। पछुआ पवनें हैं ये, जो पश्चिमी दिशाओं से चलती हैं अपने जोन में, लेकिन ये अप्रैल और मई महीनों में राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में जैसे ही तापमान बढ़ता है तो तापमान के बढ़ने के साथ इनकी गति भी बढ़ती है, और जैसे इनकी गति बढ़ती है तो ये पूरे पश्चिमी राजस्थान में जो है वो तापमान को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। यानी हम ये मान सकते हैं कि सुबह भी 10 बजे के बाद और शाम को लगभग 6 बजे के आसपास तक जो है वो हम बाहर नहीं निकल सकते, इतनी जो है वो तेज गति से ये लू चलती है। और इसी दौरान अगर हम बात करें तो राज्य का सर्वाधिक तापमान जो है वह तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस जो है वो आपको चूरू में दर्ज किया जाएगा इसी समय। और स्थान देखें अगर राज्य का जहां पर सर्वाधिक तापमान पाया जाता है स्थान पर्टिकुलर, तो वो है आपका फलोदी, और फलोदी आपका आता है जोधपुर में, और यहाँ पर तापमान जो है वो लगभग 52 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है। किस कारण से, तो यहाँ पर जो है वो आपका पथरीला मरुस्थल पाया जाता है, इस कारण से यहाँ पर तापमान जो है वो 52 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। इस कारण से लू की स्थितियां जो है वो भी आपके ग्रीष्म ऋतु में बनती है। अब अगर हम बात करें तो आंधियां, तो आंधियों में बता चुका हूं आपको कि आंधियां सर्वाधिक चलती हैं आपके पश्चिमी राजस्थान में, और पश्चिमी राजस्थान से जैसे ही ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर हम आते जाते हैं राजस्थान में, तो वैसे वैसे आंधियों की संख्या धीरे धीरे कम होती जाती है। और पश्चिमी राजस्थान में ये जो आपकी धूल भरी घुमावदार या चक्राकार रूप में जो आंधियां चलती हैं उसको भभूलिया कहा जाता है। ठीक है, और ये क्यों चलती है, तो वनस्पति का आवरण उन क्षेत्रों में बहुत न्यून पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है, इस कारण से पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक बबूलिया या बबूलिया आंधियां चलती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ग्रीष्म ऋतु का ये पूरा जो है वो महत्वपूर्ण बिंदु है, जिस आधार पर अब ये हमने पढ़ा ग्रीष्म ऋतु का, लेकिन ये सारे ऐसे कारण हैं, ऐसे उत्तरदायी कारक हैं जिन कारणों से आपका उच्च दाब का क्षेत्र जो हिंद महासागर बनता है, न्यून दाब का क्षेत्र जो आपका पश्चिमी राजस्थान मरुस्थलीय भाग है, तो वहां से ये स्थितियां जो ग्रीष्म ऋतु में बनती हैं, तापमान का बहुत ज्यादा बढ़ना, आंधियों का चलना, लू का चलना, इस कारण से हवाएं दक्षिणी भाग में यानी हिंद महासागर से यानी उच्च दाब से न्यून दाब क्षेत्र यानी प्रदेश राजस्थान या उत्तरी भारत की ओर जो है वो मानसून धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है। तो वर्षा ऋतु में किस प्रकार की दशाएं और पाई जाती हैं, क्या क्या स्थितियां बनती हैं, मानसून किस प्रकार से प्रदेश में प्रवेश करता है और किस प्रकार से दो शाखाओं में बढ़ता है, उन शाखाओं में कौन सा प्रदेश के लिए प्रभावी शाखा के रूप में उपयोगी है, इस पर हम चर्चा जो है वो अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास के लिए मित्रों इतना बहुत है, आप पढ़िए और इन सारे बिंदुओं को आप तैयार करेंगे, ऐसी आशा है। धन्यवाद।